गुजरात की यात्रा पे 2013 में गया था, जब गुजरात मॉडल की चर्चा पूरे देश में हुई। तो 13 से लेके जब अब 2022 में गया हूं फिर मैं, तो उल्टे वहां पे कहीं कहीं बीजेपी की लोकप्रियता में मुझे काफी गिरावट नजर आई। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर गुजरात के चुनाव अब बिल्कुल परंपरागत चुनाव की तरह संपन्न हो, जैसे अभी कई कहा भी कि भाई ईडी सीबीआई या तमाम उन संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग नहीं हो, और आज की डेट की मैं बात कर रहा हूं कि अगर इसमें गुजरात के चुनाव हो तो बीजेपी की स्थिति बहुत खराब है, बहुत मुश्किल है उनका चुनाव जीतना, और कांग्रेस की स्थिति काफी मजबूत है। मैं करीबन 1.5 महीना पहले गया हूं वहां पे, तो मैंने उसी समय देखा था कि अलग अलग ग्रामीण क्षेत्रों में, और उसमें से एक क्षेत्र में मैं मौजूद भी था जहां पे कि गांव में खटिया पे जो है कि रात के समय में भी, मैं शाम के समय में जब सभी लोग घर लौट जा रहे हैं, उस जगह पे एक बिल्कुल डोर टू डोर कैंपेन जैसी स्थिति कांग्रेस वहां पे चला रही थी, बिना किसी हल्ले हंगामे। एक तरह एक तो रोड शो जैसी भी कोई स्थिति नहीं थी वो, और उसमें कोई बड़े नेता भी नहीं थे। एक तरह से जो स्थानीय कार्यकर्ता है वही लोग उसको मोबिलाइज कर रहे थे अलग अलग प्लानिंग वे के आधार पे। तो ये तो तय बात है कि कांग्रेस की जो स्थिति है वो जान चुकी है कि जो मुख्य जो धारा की मीडिया है वो उनके साथ नहीं होगी अगर वो कुछ उस तरह का चीज करेंगे। बाकी जिस तरह से पूरा का पूरा चुनाव में एक तरह से पैसों को पानी की तरह भारतीय जनता पार्टी बहाती है, तो उस प्रतिस्पर्धा में हम लोगों ने तमाम जगह पे चुनाव में देखा है राजीव जी की, चाहे उत्तर प्रदेश के चुनाव, पश्चिम बंगाल के चुनाव में भी मैं गया था, तो जो ममता बनर्जी की रैली थी उसके पहले मैं संयोग सिंह के रोड शो में गया हुआ था, जो हमारे माननीय गृह मंत्री जी के रोड शो में। तो गृह मंत्री जी के रोड शो को देखने के बाद जब मैं ममता बनर्जी के रैली में पहुंचा था, तो लग रहा था कि किसी बिल्कुल गरीब पार्टी के रैली में आ गया हूं, जबकि वो सत्तारूढ़ पार्टी की मुख्यमंत्री थी वहां पे। तो एक तरह से भारतीय जनता पार्टी की तमाम जो उनका जो चुनावी प्रबंधन है उसको देखते हुए कांग्रेस ने अपनी रणनीति गुजरात में काफी पहले ही बदल ली थी कि वो एक तरह से डोर टू डोर कैंपेन करेंगे। और ये नहीं भूलना चाहिए, देखिए बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के लोगों को लग रहा था कि सबसे पहले तो कि भारत जोड़ो यात्रा को रिस्पांस नहीं मिलेगा। अभी हम लोग देखें कि जब ये यात्रा तमिलनाडु में थी तब उसमें भीड़ उसमें कम थी, केरल में उसमें भीड़ उसकी ज्यादा बढ़ी, तब ये कहा गया कि भी केरल तो एक तरह से कांग्रेस का गढ़ वाला जगह रहा है इसलिए वहां पे भीड़ स्वाभाविक है। कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति काफी मजबूत है, वहां पे वो भीड़ नहीं होगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की नींद उड़ी हुई है जिस तरह से कर्नाटक में इसको जन समर्थन प्राप्त हो रहा है कि वहां पे इतना लार्ज स्केल पे लाखों की संख्या में, मॉर्निंग के समय भी लाखों की संख्या में, और बीजेपी के लोग ऑफ द रिकॉर्ड इसको स्वीकार कर रहे हैं कि हाँ वो भीड़ काफी भयानक किस्म की भीड़ है, वो एक तरह से वो लोग पूरी तरह से क्लोजली वॉच कर रहे हैं इसको। तो उससे ये हम लोग नहीं कह सकते कि वो यात्रा भी कर्नाटक में चल रही है, देश के दूसरे हिस्से में चल रही है और उसका प्रभाव गुजरात में नहीं होगा। क्योंकि मैं मुझे था 2-3 चीजें मैं बिल्कुल मैंने जो महसूस किया अपने 2012-13 की यात्रा में और अब 2022 की यात्रा में जो महसूस किया, देखिए गुजरात के चीजों को दिखाया जिस ढंग से गया था पूरे दुनिया में, गुजरात का मॉडल जैसी स्थिति, वो स्थिति तो उसमें भी नहीं थी वो, और आज के समय वो स्थिति और खराब हो गई है। लेकिन हम लोगों को यह नहीं भूलना चाहिए कि गुजरात की एक विशिष्ट भौगोलिक स्थिति थी और 2004 से 2014 तक केंद्र में मनमोहन सिंह थे, तो एक तरह से जो देश की आर्थिक स्थिति काफी बेहतर ढंग से चल रही थी, इसलिए गुजरात की भी एक तरह से मोटे तौर पर जो वहां की स्थिति थी, जो आर्थिक स्थिति थी, वो बेहतर बनी हुई थी। लेकिन जब से केंद्र में मोदी जी आए और विशेषकर जो मान लीजिए नोटबंदी का झटका है, चाहे वो जीएसटी का झटका है, वो जितना झटका उसको गुजरात ने सहा है वो दूसरे राज्यों ने नहीं सहा है, उसका वो नुकसान की कीमत वो अभी भी झेल रहे हैं। 2018 के चुनाव के समय में भी गुजरात को आश्वासन दिया गया था कि बड़े बड़े पैकेजेस उनको दिए जाएंगे। आज स्थिति यह है कि चाहे वो सूरत हो, दूसरे जो बड़े बड़े अन्य शहर हो, बड़ोदरा है, गांधीनगर, वो सब जगह पर व्यापारियों में एक हाहाकार की स्थिति है। तो आपने 2016 के नोटबंदी के बाद की स्थिति देखी है, 2017 के जीएसटी के बाद और अब लॉकडाउन के बाद की स्थिति, तो उनको कहा तो बेल आउट पैकेज मिलनी थी, वैसी कोई भी समस्या नहीं मिली। तो जहां पे पहले होने का भाव होता है और वहां पे अगर अभाव की स्थिति हो जाए तो वो अभाव की स्थिति और भी जो है कि लोगों को पता चलता है। और 2 चीजें और मैंने देखी जो आपने अपने आंकड़े में दिखाया है, मुझे लग रहा है कि अगर ये सारी चीजें आज के डेट के हिसाब से विश्लेषण करूं तो ये आंकड़ा और भी नीचे जा सकता है, वो 99 से 90 नहीं, वो उससे भी नीचे बहुत ज्यादा जा सकता है। क्योंकि देखिए 27 वर्षों से आप सत्ता में, वहां की जो युवा पीढ़ी है उसने गुजरात की गौरव गाथाएं जरूर सुनाई है, जब गौरव यात्रा निकालेंगे तो उसका तो और उल्टा दुष्परिणाम भारतीय जनता पार्टी को झेलना पड़ेगा, क्योंकि उसमें गौरव की बातें होंगी लेकिन गौरव जैसी कोई स्थिति आज की गुजरात में नहीं है। तो जो आज का 27 साल का युवक है उसने तो दूसरा कोई शासन नहीं देखा, और जब वो ये सुनता है कि अभी भी
तमाम आलोचनाओं के शिकार कांग्रेस को बनाया जाता है, तो उनको ये लगता है कि कांग्रेस को तो हमने सत्ता में ही नहीं देखा। और जो दूसरी पीढ़ी वहां पे रही है, जो मान लीजिए कि अभी 54 वर्ष की होगी, यानी कि जो उस समय 27 वर्ष के रहे होंगे कांग्रेस के शासन के समाप्ति के समय में, और अभी 27 वर्ष इनके समय को भी जिसने देखा होगा, उनको पता है कि गुजरात की पुरानी स्थिति कितनी वैभवपूर्ण रही है। तो वो उस स्थिति को हम लोग दर्शन के भाषा में कहते हैं कि भाव और अभाव, भाव होने के बाद ही आपको अभाव का ज्ञान और जाता है। तो गुजरात उस स्थिति से अभी जूझ रहा है, इसमें कहीं भी कोई अतिशयोक्तिपूर्ण स्थिति नहीं है। मैंने अपने कार्यक्रम में पहले भी कहा था, जब जम्मू कश्मीर पर हम लोग बात कर रहे थे, जब माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि कश्मीर, जम्मू कश्मीर को तो वहां के जो है कि खानदानी परिवारों ने लूट दिया, तब भी नीति आयोग की रिपोर्ट को लेकर मैं आपके कार्यक्रम में आया था, मैंने कहा था आप चाहे आप देख लीजिए, महिला लिंगानुपात को आप देख लीजिए, साक्षरता दर को देख लीजिए, तमाम दूसरे गरीबी रेखा से नीचे के लोगों के आंकड़े देख लीजिए, वो तमाम आंकड़ों में पुराना जो 2019 से पहले वाला जो अविभाजित जम्मू कश्मीर था, पूर्ण राज्य वाला जम्मू कश्मीर, वो गुजरात के सभी मापदंड पे काफी ऊपर था। और गुजरात के लोग इसको बहुत ही बखूबी समझ रहे हैं, बहुत ही बखूबी इन चीजों को मतलब वो समझ पा रहे हैं इसको, कि हमारी स्थिति कैसी बनी हुई। आप सोच के देखिए कि गुजरात कहां तो पहले पूरे देश भर में उद्योग जगत का केंद्र बना करता था, कपड़ों का केंद्र हुआ करता था, अब वो गलियां जो है कि पूरे के पूरे सूरत के उस क्षेत्र में सन्नाटा की स्थिति फैली हुई है। अब डायमंड कारोबार कितना तेज होता था, सोचिए कि हमारे निर्यात में कितना बड़ा योगदान होता था उस डायमंड कारोबार का, वो उद्योग कहां पर जा चुका है। तो गुजरात की स्थिति बहुत ही संकटपूर्ण है। लेकिन हाँ, वहां पर भी सभी लोग कह रहे थे कि प्रधानमंत्री खुद अपने ही राज्य को हारना नहीं चाहेंगे, हल बल धन बल जितना तमाम प्रकार की शक्ति है वो लगाएंगे, वो तो देखिए वो लगाएंगे। लेकिन जमीनी स्थिति जो पहले हम लोग देखा था हम लोगों ने कि पिछला विधानसभा चुनाव में, कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो है कि कांग्रेस ने बहुमत पाया था, अभी आपको वो असंतोष शहरी क्षेत्रों में भी बिल्कुल खुल के नजर आएगा, युवाओं में भी खुल के नजर आएगा। युवा बिल्कुल उब चुके हैं कि सरकारी जो वर्तमान व्यवस्था है, उनकी अपनी आकांक्षाएं है, भारतीय लोकतंत्र को अपने नजरिए से देखते हैं, वो उनकी आकांक्षाएं इस शासन में कुचली जा रही हैं। तो वो परिवर्तन की तरफ स्पष्टता देखते हैं, और पुराने लोग भी उसी परिवर्तन के रास्ते को भी देखने का प्रयास कर रहे हैं। और इसमें राहुल गांधी की जो यात्रा है, बुरा का प्रभाव बहुत ही प्रत्यक्षता पड़ रहा है, इसको हम लोग इनकार नहीं कर सकते। जी, यात्रा का प्रभाव प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष रूप से हो, लेकिन प्रभाव पड़ रहा है और आने वाले चुनावों पर उसका असर ज़्यादा दिखाई देगा। और उस यात्रा की मैं बात कर रहा हूं जो राहुल गांधी जिस यात्रा में चल रहे हैं, उस यात्रा की बात हो रही है, यानी कांग्रेस की यात्रा की बात हो रही है, कन्याकुमारी से लेकर श्रीनगर तक की यात्रा। लेकिन इस बीच कई पड़ाव हैं और चुनाव है। उत्तर प्रदेश और कई 5 राज्यों के चुनाव के बाद, और दूसरे दिन आप याद कीजिए कि मोदी जी पहुँच गए थे गुजरात में चुनाव है, हिमाचल प्रदेश में चुनाव है, और गुजरात और हिमाचल के चुनाव को लेकर के ही चर्चा जो है आने वाले समय में ज़्यादा होगी। और हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर क्या प्रभाव पड़ रहा है इस यात्रा का, क्यों